كيف حالك؟ الحمد لله على والله كيفنا مع هذه الأوضاع. ما که با این اخبار و وضعیت که در فلسطین و غزه می‌گذره حالی برای ما و حالی برای امت اسلامی معتقدیم باقی نمونده. بالنسبة لما يجري في غزة فاعلم أن أحوالنا أحوال المسلمين ليست جيدة على الإطلاق. तो गाज़ा में इस वक्त आज 36वां दिन है जंग का। हमास और इसराइल के दरमियान ये जंग पिछले 36 दिन से चल रही है और बहुत ज़्यादा खून खराबा यहाँ पर हो रहा है। आज की चंद अपडेट्स हैं, कुछ जानकारियाँ हैं और कुछ वीडियोज़ हैं जो हम इस रिपोर्ट के साथ आपको दिखाएंगे। सऊदी अरब के रियाद में OIC का एक अधिवेशन हो रहा है। ये इमरजेंसी अधिवेशन है और तमाम मुस्लिम मुल्कों की तरफ से इसको कॉल किया गया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और वो पहली बार सऊदी अरब पहुंचे हैं और वहां पर उनको वार्म वेलकम किया गया है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल का हमला इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। अमेरिका ने क्षेत्र में नौसैनिक बेड़े तैनात किए और वो अपराध में शामिल हो गया। गाज़ा में मिल रही जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया है और वहाँ पर कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया भर के देशों को इसराइल के बजाय हमास की आलोचना करना चाहिए। वहीं मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाज़ा में महिलाओं और बच्चों का जो हत्याएं हो रही हैं वो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती हैं और ये जेनोसाइड उन्होंने इसको कहा है और ये बंद होना चाहिए। इस बार के जंग में जो पश्चिम के देश हैं, वेस्ट के देश हैं, वो इसराइल के साथ जैसे होते हैं उस तरीके से नहीं है और उसकी वजह यह है कि गाज़ा में जो कत्लेआम किया है इसराइल ने वो कभी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ इस तरह से और उस कत्लेआम में पूरी तरह से अमेरिका शामिल है। OIC का आज अधिवेशन है और इस अधिवेशन में दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इस वक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अरब नेताओं ने इसराइल की आलोचना की और गाज़ा पर तुरंत हमले रोकने का आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इसराइल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की मांग की। कुछ देशों ने इसराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध रोकने का प्रस्ताव रखा। बाद में इसका विरोध भी हुआ कि उसके साथ इस तरह से संबंध खत्म नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो नेता शामिल हुए थे उसमें जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो सभी के बड़े जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं शामिल हुए। यहाँ जो ख़ास मौजूदगी रही जिस पर दुनिया भर का ध्यान भी है वो है ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे हैं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान। ईरान के राष्ट्रपति, चूँकि ये सबको मालूम है कि गाज़ा में जो जंग चल रही है वो ईरान का स्टेक है। ईरान उसमें डायरेक्टली नहीं है शामिल लेकिन ईरान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उधर चीन का बहुत सपोर्ट है। पूरी बिसात चीन की बिछाई हुई है। ये हम अपनी कई सारी रिपोर्ट्स में पहले भी बता चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इसराइल पर और उसके बाद से इसराइल ने मुस्तकिल कार्रवाइयाँ वहाँ शुरू की हैं, फौजी कार्रवाइयाँ, और पूरे गाज़ा सिटी और खान यूनुस तबाह हो गए। वहाँ जो इमारतें थी 70-80% इमारतें ढह चुकी हैं। ख़ास तौर से अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों
और रेफ्यूजी कैंप को इसराइल ने निशाना बनाया और शहरी आबादियों को। मरने वालों में बच्चों की तादाद 5,000 से ज़्यादा हो चुकी है और 3,500 के तकरीबन ख़वातीन शामिल हैं, और जो तादाद है वो 15,000 से ऊपर जा चुकी है। 40,000 से ज़्यादा जख्मी लोग बताए जाते हैं। यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति की जो रियाद में अधिवेशन OIC का चल रहा है वो बहुत अहम मानी जा रही है, और सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को लेकर के भी बहुत अहम है, क्योंकि चीन की मदद से और रूस की मदद से अब से 4 माह पहले दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट्स हुए थे, दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे और अपने सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। इजिप्ट के साथ भी ईरान के सफारती ताल्लुकात 42 साल के बाद बहाल हुए थे। UAE वगैरह के साथ सीरिया के ताल्लुकात, सीरिया के राष्ट्रपति भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिस सीरिया के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने लंबी कोशिश की और वहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए बस असद को सत्ता से बाहर बेदखल करने के लिए। यमन के साथ भी सुलह हुई, जंग रुक गई। तो ईरान के जो ताल्लुकात सऊदी अरब से बने थे 4 माह पहले चीन की कोशिशों से और रूस की कोशिशों से, उसको लेकर के भी आज जो रईसी पहुँचे हुए हैं ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब में, वो बहुत अहम डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के लिए। तैयब अर्दगान की मौजूदगी इसलिए अहम है कि तैयब अर्दगान अपने यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी, उसमें उन्होंने खिताब किया था और नेतन्याहू को उन्होंने आतंकवादी कहा था और हमास को कहा था कि ये मुजाहिद हैं और अपने मुल्क की के बचाव के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के बचाव के लिए जंग लड़ रहे हैं, और हमास को उन्होंने फ्रीडम फाइटर कहा था। तुर्की अगर जंग में कूद जाता है तो तुर्की बहुत ताकतवर मुल्क है मिडिल ईस्ट का, उसके पास इसराइल से बहुत ज़्यादा हथियार हैं, साथ ही वो नेटो का सदस्य है। इस बार नेटो में भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है वेस्ट की तरफ से। बहुत सारे, जैसे हमने बताया, फ्रांस की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ रुख है, जर्मनी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इटली भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, UK वो अमेरिका का चमचा है, दलाल है, तो उसको तो ज़बान वही बोलना पड़ती है जो अमेरिका बोलता है। अर्दगान का जो स्टैंड होगा वो बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, क्योंकि ईरान तो जंग में है, इसको कोई ये ना समझे कि ईरान जंग में शामिल नहीं है, ईरान जंग में शामिल है। अब अगर टर्की की एंट्री किसी तरह से होती है या कोई बहुत सख्त स्टैंड उधर से लिया जाता है तो वो जंग का पूरा रुख बदल देगी और आगे आने वाले वक्त के लिए भी चीज़ें तब्दील होंगी। इस अधिवेशन में जो OIC का अधिवेशन चल रहा है उसमें सीसी पहुँचे हुए हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, जॉर्डन के किंग पहुँचे हुए हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर असद पहुँचे हुए हैं और फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास भी पहुँचे हुए हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के प्रेसिडेंट पहुँचे हुए हैं, किर्गिस्तान के पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि होस्ट वही कर रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान क्योंकि इस मामले में पहली मर्तबा आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब बिल्कुल फ्रंट पर है और वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। उसने इसराइल के साथ अपने होने वाले जितने भी टाइज थे वो सब रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, जिनको अमेरिका कराना चाहता था। और बाइडेन की बड़ी कोशिश थी कि इसराइल के साथ कुछ सुलह हो जाए ताकि उसको चुनाव में इसका फ़ायदा हो सके। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो रहे अपराधों के लिए इसराइल के कब्ज़ाधारियों को जिम्मेदार मानता है। उन्होंने गाज़ा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गाज़ा में निरंतर इसराइली हमलों और फ़लस्तीनियों के जबरन विस्थापन को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। मोहम्मद बिन सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंडों का मुद्दा उठाते हुए पश्चिमी देशों की फ़लस्तीन के खिलाफ हिंसा पर खामोशी की आलोचना की। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम एक मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इसराइल को रोकने में नाकाम रहने के सबूत हैं। यह दोहरे मानदंड दर्शाता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाज़ा में तुरंत हिंसा रोकना चाहिए, बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि संघर्ष का समाधान करने के लिए 1967 की सीमाओं के आधार पर एक फ़लस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जिसकी राजधानी यरूशलेम बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से फ़लस्तीन प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास ने यहाँ पर कहा कि फ़लस्तीन लोग ऐसे नरसंहार का सामना कर रहे हैं जिसमें सभी लाल रेखाएं पार हो चुकी हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को फ़लस्तीन के खिलाफ आक्रमण रोकने के लिए गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम गाजा में किसी सैन्य सुरक्षा समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा हमने कहा था कि इब्राहिम रईसी के ऊपर बड़ी निगाहें हैं कि वो क्या कहेंगे, क्या स्टैंड लेंगे। वो यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि गाजा पर इसराइल का हमला इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए इस्लामी देशों से इसराइल के खिलाफ तेल आपूर्ति रोकने का आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इसराइल का विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम इसराइल के खिलाफ विरोध के लिए हमास के साथ के हाथों को चूमते हैं। संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए रईसी ने कहा कि गाजा के खिलाफ हो रही अंधाधुंध बमबारी रुकना चाहिए और गाजा की घेराबंदी तुरंत समाप्त होना चाहिए। रईसी ने कहा कि गाजा में हो रहे अपराधों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और वही इसका कमांडर है। इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्र में नौसैनिक बेड़े तैनात किए हैं और ऐसा करके वो गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों में शामिल हो गया है। ईरान से जाते वक्त ईरान में उन्होंने कहा था, इब्राहिम रईसी ने, अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम नहीं होने दिया है और वो युद्ध क्षेत्र को फैला रहा है। तैयब अर्दगान ने भी बहुत सख्त लहजा यहाँ पर बरकरार रखा। वो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उसके एक बड़े लीडर हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा लीडर माना जाऊँ। मानते भी हैं उनको। बहुत मौक़ों पर वो बहुत सारे मामलों में आगे आकर के बात करते हैं और बहुत खुल करके बात करते हैं। अमेरिका पे कभी प्रेशर उनके ऊपर कम नहीं करता है। तैयब अर्दगान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अस्पतालों, धर्मस्थलों, स्कूलों पर बर्बर हमले हो रहे हैं। हमने माताओं को गोद में बच्चों की लाशें लिए देखा है, पिताओं को मलबे में बच्चों को तराशते देखा है। अर्दगान ने कहा कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए लाल रेखा है। यह हमारी ख्वाहिश है कि यरूशलेम जो शांति के शहर के रूप में जाना जाता है वो बाकी सभी फ़िलिस्तीनी क्षेत्र अपने पुराने वक्त में लौटें। अर्दगान ने कहा कि हमास जो अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहा है उसकी तुलना कब्ज़ादारियों से नहीं की जा सकती है। अर्दगान ने कहा कि शर्म की बात है कि पश्चिमी देश जो हमेशा मानवाधिकारों और आज़ादी की बात करते हैं फ़लस्तीन में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहे नरसंहार पर खामोश हैं। अर्दगान ने कहा कि गाजा में पूर्ण संघर्ष विराम की ज़रूरत है, न कि कुछ घंटों के विराम की। उन्होंने कहा कि OIC को गाजा के नव निर्माण के लिए फंड निर्धारित करना चाहिए। गाजा में जो बर्बादी हुई है उसके लिए इसराइल को हर्जाना देना चाहिए। अब यहाँ पर कई सारे प्रस्ताव भी आए और इसमें हम आपको बता दें, अरब लीग की मीटिंग कल थी। एक हम करेक्शन और करना चाहेंगे, हमसे गलती वीडियो में हुई थी पिछले वीडियो में 2 दिन पहले, और उसमें हमने बताया था कि अरब लीग की मीटिंग सैटरडे को होगी। दरअसल वो जुमे के दिन थी, फ्राइडे को, और OIC की मीटिंग का हमने दिन गलत बताया था, संडे, और वो आज सैटरडे को है। तो ये हमसे टेक्निकल मिस्टेक हुई थी। आज की मीटिंग में अरब के साथ साथ अफ्रीका के भी बहुत सारे मुल्क शामिल हुए हैं OIC की इस मीटिंग में। उसमें अल्जीरिया है, लेबनान है और भी कई सारे देश हैं, मोरटानिया वगैरह और भी कई सारे मुल्क हैं। गाजा में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। मुस्तकिल बमबारी अस्पतालों पर की जा रही है। जिस वक्त हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं भीषण लड़ाई की खबरें मिल रही हैं दोनों तरफ से। गाजा के जो अस्पताल है अल शिफा, उसके आसपास में आमने सामने की लड़ाई इस वक्त चल रही है हमास के दरमियान और इसराइली आतंकवादियों के ख़िलाफ़। हमास के जो लड़ाके हैं, सैनिक हैं, वो डिफेंस कर रहे हैं अल शिफा अस्पताल का। वहीं इसराइली सैनिक थोड़ा करीब पहुंच गए तो उनसे वहां पर उनके आमने सामने के मोर्चों पर लड़ाइयाँ जारी हैं। इसराइल की तरफ से आसमान से भी गोलाबारी हो रही है और नीचे टैंकों से गोले फायर किए जा रहे हैं।
कई सारे वीडियोस वहाँ के मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के आखिर में आप देखिएगा। आज की जो अहम अपडेट थी वो कुछ इसी तरह की थी जो हमने आपके सामने पेश की है। एक अलग से बात है वो ये कि अभी जब हम ये वीडियो करने वाले थे उससे चंद मिनट पहले जानकारी मिली कि मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक बच्चे का, जिसका नाम आशू है, उसका इंतकाल सड़क हादसे में हो गया है। दुख की खबर है, हमारे लिए बिल्कुल औलाद की तरह था। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है मरहूम के लिए। मासूम, बहुत कम उम्र, 22-24 साल उम्र रही होगी उसकी, और वो सड़क हादसे में उसकी जान चली गई है। आप सभी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। احنا مش ميه، جبنا مريض على ميه، احنا انقاذ. طيب ماشي. طب والله هذه هاي في عايش، في عايشين هذول.